जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत और इजराइल ने मिलकर बराक 8 मिसाइल सिस्टम को तैयार किया है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल भारत को इस पूरे प्रोजेक्ट से अलग कर रहा है या धीरे धीरे किनारा कर रहा है। इवन दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी को बिना क्रेडिट दे इजराइल उसे अकेले बेच रहा है। बराक 8 जो कि एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसे कि डीआरडीओ और इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया, जिसका मतलब साफ था कि इसके जरिए बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट्स और एडवांस ड्रोन जैसे एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। भारत ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया। भारत ने करीबन 2500 करोड़ रुपए की लागत से इसे शुरू किया था और इस सिस्टम को खास बनाने के लिए डीआरडीओ ने जो तकनीकी भूमिका निभाई थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। बाकायदा डीआरडीओ ने इसमें एक डुअल पल्स रॉकेट मोटर को डेवलप किया था, जो कि मिसाइल को टारगेट तक तेजी से ले जाने के साथ साथ फाइनल यानी कि अंतिम क्षणों में दिशा बदलने की क्षमता देता है। इस तकनीक के कारण ही बराक 8 जैसे सिस्टम ने हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान की फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट करके गिरा दिया था। मुद्दा उठ रहा है कि इजराइल ने अब बराक 8 को बराक MX के नाम से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इजराइल की चालाकी इस तरीके से भी सामने आई है कि इजराइल इसे डीआरडीओ के बनाई गई जो डुअल पल्स मोटर है उसे इसमें शामिल नहीं कर रहा है और इजराइल ने अजरबैजान को 12 सिस्टम बेचे हैं। मोरक्को के साथ $500 मिलियन की डील हो चुकी है और अब यूएई के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन इस सौदे में भारत को कहीं शामिल नहीं किया गया। बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आईपी की। अगर डीआरडीओ ने इसके कोर पर्पजन टेक्नोलॉजी को बनाया है तो क्या इजराइल उसे दरकिनार कर रहा है? क्या भारत की तकनीकी और आर्थिक हिस्सेदारी को एक्सपोर्ट मॉडल में पूरी तरीके से इजराइल ने हटा दिया है? और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, ये सिर्फ एक डिफेंस का मसला नहीं है, ये डिप्लोमेटिक ट्रस्ट, साझेदारी और जो पारदर्शिता है और इवन भविष्य के रक्षा सौदों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। अब तक डीआरडीओ या भारत सरकार की तरफ से इसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी बारीकी से नजर बनाकर रखी हुई है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसे डिफेंस साझेदारियां करने से पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो समझौता है उसे क्लियर करे, एक्सपोर्ट राइट्स को मार्केटिंग की शर्तें साफ हों और भारत की तकनीकी भागीदारी भी समान हो। वैसे आपका क्या मानना है ऐसे में कि क्या भारत को भविष्य में स्वदेशी टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस सिस्टम पर ही फोकस करना चाहिए? क्या ऐसी घटनाओं से भारत को सीख लेनी चाहिए? आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए अब नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 18 का एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन सामने आ गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत का ये प्रोजेक्ट 18 जो है वो चाइना के टाइप 055 को पछाड़ देगा। प्रोजेक्ट 18 की अगर बात की जाए तो ये 13,000 टन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होगा, जो मौजूदा विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर से कहीं ज्यादा एडवांस और घातक होगा। इसका डिजाइन न सिर्फ स्टेल्थ को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, बल्कि इसमें अत्याधुनिक रडार, मिसाइल सिस्टम और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से स्पेस रखा गया है। इसके रडार सेंसर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो प्रोजेक्ट 18 में बेल और डीआरडीओ मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि इसमें रडार सिस्टम लगा रहे हैं। वो इसे दुनिया के टॉप डिस्ट्रॉयर्स की कतार में खड़ा करना चाहते हैं। इसमें दोस्तों एस बैंड आईसा रडार हो सकता है कि एल बैंड भी हो, जो कि 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। इसमें मल्टी सेंसर मास्ट होगा, जो कि 360 डिग्री में सर्विलांस और एयर ऑब्लिक सरफेस डिफेंस करता रहेगा। और यही नहीं, इसमें एक्टिव एरे एंटीना यूनिट्स यानी कि चारों तरफ लगे एक्टिव रडार पैनल होंगे, यानी कि एक तरीके से ये जंगी पोत किसी भी मॉडर्न एयरबॉर्न थ्रेट को बहुत पहले पहचान सकता है और जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। प्रोजेक्ट 18 की मारक क्षमता की बात की जाए तो इसमें 32 VLS सेल्स होंगे, जिसमें लंबी दूरी के LRSAM या AD-1 जैसे एयर डिफेंस मिसाइलें लगी होंगी। इसमें 48 UVLS सेल्स होंगे, जिसमें ब्रह्मोस CR, ITCM और भविष्य के हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। 64 VLS सेल होंगे, यानी कि शॉर्ट रेंज VLSR-SAM के लिए, और 8 स्लैंट लॉन्चर्स होंगे, जो कि ब्रह्मोस 2 या फिर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए होंगे। इस तरीके से टोटल हो जाते हैं 144 VLS सेल, जो कि चाइना के टाइप 005 और अमेरिका के बुर्ग क्लास के 96 VLS से ज्यादा है। मतलब साफ है, प्रोजेक्ट 18 तकनीकी रूप से डिस्ट्रॉयर से ज्यादा एक क्रूज क्लास का जंगी पोत होगा। इस युद्धपोत में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम होगा, जो न केवल इसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाता है, बल्कि इसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि लेजर वेपन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स के लिए भी तैयार रखता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होगा। हीट सिग्नेचर को कम करने के लिए एग्जॉस्ट डिजाइन को मॉडिफाई किया गया है। इवन इसके मास्ट और सुपर स्ट्रक्चर में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया गया है। और दोस्तों, भविष्य के हिसाब से इसमें ऑटोनोमस सिस्टम और ड्रोन इंटीग्रेशन भी होगा, यानी कि प्रोजेक्ट 18 में ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, कैमिकेजी ड्रोन्स, स्मार्ट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम, लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल्स, यानी कि ये केवल एक डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि एक पूरा फ्लोटिंग कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होगा। मतलब साफ है कि जो देश युद्धपोत डिजाइन कर सकता है वो समुद्र में अपनी ताकत खुद तय कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, क्या प्रोजेक्ट 18 चाइना के टाइप 055 को टक्कर दे सकता है? क्या भारत को और अधिक ऐसे जहाजों का निर्माण करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं भारत के एमका प्रोजेक्ट को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि एमका का पहला
स्ट्रक्चर टेस्ट स्पाइसमैन 2027 तक तैयार हो जाएगा। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर टेस्ट स्पाइसमैन होता क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये एक फुल स्केल नॉन फ्लाइंग मॉडल होता है जो उड़ने के लिए नहीं बल्कि एयरफ्रेम की ताकत और टिकाऊपन की जांच के लिए तैयार किया जाता है। ये मॉडल बहुत ही सटीक डायमेंशंस और डिटेलिंग के साथ बनता है ताकि ये रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल हालातों में सिमुलेट कर सके। इसमें दोस्तों कई तरीके के टेस्ट होंगे, जैसे कि लिमिट लोड टेस्ट यानी कि ऑपरेशनल लिमिट पर एयरफ्रेम कैसे परफॉर्म करता है, अल्टीमेट लोड टेस्ट यानी कि यहाँ पर एयरफ्रेम पर जोर दिया जाता है उसकी लिमिट को 1.5 गुना ज़्यादा तक ये देखने के लिए कि स्ट्रक्चर कहाँ तक बिना फेल हुए झेल सकता है वो किया जाएगा। इसके अलावा इसमें फटीग टेस्ट होगा, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट होगा जिसमें कि एवियोनिक्स, हाइड्रोलिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को जोड़कर देखा जाता है कि वो कोऑर्डिनेट तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही हार्डवेयर इन द लूप सिमुलेशन भी किया जाता है, खासतौर पर फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के लिए। इससे ये बात सुनिश्चित की जाती है कि जब पहला प्रोटोटाइप उड़े तो ये सुरक्षित और स्थिर तरीके से ऑपरेट हो सके। दोस्तों एमका के लिए ये साल एक टर्निंग पॉइंट होगा क्योंकि इस साल तक स्ट्रक्चर टेस्ट स्पाइसमैन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आगे के जो टारगेट्स हैं उनमें 2028 तक पहला फ्लाइंग प्रोटोटाइप को रोल आउट किया जाना है, 2029 से 30 तक इसका उड़ान परीक्षण और एनवेलप एक्सपेंशन शुरू किया जाएगा, 2032 से 2033 तक सर्टिफिकेशन और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि दोस्तों भारत ही ये पहली बार नहीं कर रहा बल्कि अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर और चाइना का जो J-20 है उन सभी ने, जो कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, इन सब ने एक्सटेंसिव ग्राउंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग की है ताकि रियल वर्ल्ड मिशंस में सेफ्टी और रिलायबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों भारत के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल डीआरडीओ ने अपने स्क्रैमजेट इंजन संचालित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV के नए डिजाइन और अगली परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है और इसकी कुछ झलक भी सामने आई है। आपको याद दिला दूं कि 2020 में भारत ने HSTDV का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया था और ये एक ऐतिहासिक दिन था जब भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया था जिनके पास स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है। नए अपडेट्स में दोस्तों काफी बदलाव किए गए हैं, यानी कि इसका एक नया डिज़ाइन होगा जिसमें कि सिंगल वर्टिकल फिन है जो पहले की ट्विन फिन कॉन्फ़िगरेशन की जगह लेगी। और ये बदलाव इसलिए भी है क्योंकि HSTDV मैक 6 और उससे ऊपर की रफ्तार पर संतुलित और स्थिर उड़ान भर सकेगा। साथ ही इसमें जोड़े गए हैं कट ऑफ डेल्टा विंग्स यानी कि बेहद खास डिज़ाइन के पंख जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पर भी बेहतरीन कंट्रोल और स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। ये सब ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि पिच, रोल और थर्मल मैनेजमेंट तीनों को ऑप्टिमाइज किया जा सके, क्योंकि दोस्तों जब कोई भी व्हीकल मैक 6+ की रफ्तार से उड़ता है तो उसके चारों तरफ शॉक वेव्स बनती हैं, टेम्परेचर हजारों डिग्री तक चला जाता है और वहां टिके रहना किसी अजूबी से कम नहीं होता है। मतलब साफ है कि HSTDV सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं है, ये बेंचमार्क है। इसका मकसद है स्क्रैमजेट इंजन, मटेरियल साइंस, थर्मल मैनेजमेंट और कंप्यूटर कंट्रोल जैसी सभी टेक्नोलॉजी को वास्तविक यानी कि रियल वर्ल्ड स्थितियों में परखना। इसका इस्तेमाल भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वेपनाइज्ड प्लेटफॉर्म और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर सिस्टम में किया जाएगा। मतलब साफ है कि HSTDV का ये नया डिजाइन या नया वेरिएंट केवल डिजाइन में सुधार नहीं है कि भारत की सीरियस तकनीकी क्षमता और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक बड़ा सिंबल माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आकाश प्राइम मिसाइल अब ऊंचाई पर दुश्मनों की बनेगी काल। भारतीय सेना को अब 3rd और 4th आकाश रेजिमेंट मिलने जा रहा है और ये एक नया वेरिएंट है जिसे कि खास तौर से LAC के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाके में जब दुश्मन ड्रोन और फाइटर जेट से निगरानी और हमले करने की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में भारत का आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम भी सामने आ गया है। आकाश प्राइम दरअसल भारत के पहले से डिप्लॉयड आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि SAM सिस्टम का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। आकाश प्राइम की सबसे खास बात है कि इसमें एक्टिव RF सीकर है। पुराने आकाश सिस्टम में कमांड गाइडेंस थी, जबकि आकाश प्राइम में लगा है इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF सीकर, जो कि इसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के बीच भी टारगेट को ट्रैक करने की क्षमता देता है। ये सिस्टम अब ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और फास्ट मूविंग फाइटर जेट्स को बहुत ही कम समय में ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है, जो कि पहाड़ी इलाकों में कम रिएक्शन टाइम वाले ऑपरेशंस के लिए जरूरी होता है। इवन ये मिसाइल 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी कार्य कर सकती है क्योंकि इसमें लगा है रगडाइज इलेक्ट्रॉनिक्स और कोल्ड वेदर कंपैटिबल सब सिस्टम्स। मतलब कम ऑक्सीजन, उबड़ खाबड़ इलाका या फिर बहुत ही कपकपा देने वाली ठंड में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आकाश प्राइम को हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर लगाया गया है, यानी कि ये सिस्टम एयरबेस, बर्फीले पोस्ट, सप्लाई डिपो जैसे अहम ठिकानों पर आसानी से ले जाकर डिप्लॉय किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों जो 3री और 4थी आकाश प्राइम रेजिमेंट्स हैं उनकी रेजिमेंट स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा जिसमें कि सर्विलांस और ट्रैकिंग रडार्स होंगे, जिसमें कि राजेंद्र या फिर नया वर्जन का रडार होगा, मोबाइल लॉन्चर्स और रीलोडर्स होंगे, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल्स होंगे, मोबाइल पावर सप्लाई यूनिट्स होंगी। और इस सिस्टम का मॉडुलर डिजाइन है, इसे फिक्स डिफेंस या फिर मूवेबल फॉर्मेशन दोनों में डिप्लॉय किया जा सकता है।
तो ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हैं कि आकाश प्राइम भविष्य में एलएसी पर भारत की बड़ी ताकत बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके जरिए भारत दुश्मनों के लॉइटिंग म्यूनिशंस, स्मार्ट बॉम्ब्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को खत्म कर सकता है। वहीं दोस्तों भारत के एलसीएस प्रचंड को अब राफेल का आइस ब्रेकर मिसाइल मिलने वाला है और ये एक गेम चेंजर हथियार माना जा रहा है। बाकायदा इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना दोनों ही इस मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल को खरीदना चाहती हैं। इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल ने ये बात कंफर्म की है कि उनके एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल यानी कि आइस ब्रेकर, जिसे कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ऑफर किया था, उसे अब एलसीएस प्रचंड हेलीकॉप्टर पर भी फिट किया जा सकता है। आइस ब्रेकर की अगर मैं बात बताऊं तो ये एक लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस और मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल सिस्टम है। मतलब इसे फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि नेवल प्लेटफॉर्म पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। वजन इसका 400 किलोग्राम है, जो इस क्लास की मिसाइलों में काफी हल्का माना जाता है। रेंज 300 किलोमीटर है। आइस ब्रेकर का डिजाइन दोस्तों इसे ऐसी लोकेशन से लॉन्च करने की सुविधा देता है जहां से टारगेट पर सीधा हमला संभव नहीं होता, यानी कि एक स्टैंड ऑफ वेपन है। सबसे खास बात यह है कि ऐसे एरिया में भी सटीकता से निशाना लगा सकती है जहां जीपीएस नेविगेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस और एक मजबूत जीपीएस ऑब्लिक आईएनएस नेविगेशन सिस्टम लगा है। और वैसे भी दोस्तों एलसीएस प्रचंड को पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे एलएसी जैसी संवेदनशील सीमाओं पर डिप्लॉय किया गया है। ऐसे में अगर इसमें 300 किलोमीटर रेंज वाली स्मार्ट मिसाइल लग जाती है तो इसका स्ट्राइक रोल कितना खतरनाक हो सकता है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। राफेल के अधिकारियों ने कहा कि एलसीएस की कुल वेपन कैपेसिटी 920 किलोग्राम है, यानी कि आइस ब्रेकर की 1 या 2 मिसाइल इसमें आसानी से लगाई जा सकती है, वो भी बिना किसी बड़े चेंजेस के। इसका कॉम्पैक्ट साइज और मॉडुलर एवियोनिक्स है, जो कि इसे एलसीएच पर आसानी से इंटीग्रेट करने के लायक बनाते हैं। मतलब साफ है कि प्रचंड अब सिर्फ एक नजदीकी लड़ाई का हेलीकॉप्टर नहीं रहेगा, बल्कि एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा। भले ही दोस्तों इजराइल की तरफ से आइस ब्रेकर का एक बड़ा ऑफर आया है, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियली घोषणा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नहीं की गई है। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि आइस ब्रेकर जो है वो एलसीएस प्रचंड की जो क्षमता है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा देगी और एलसीएस प्रचंड एक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक हेलीकॉप्टर बन जाएगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI फाइटर जेट अब और ज्यादा घातक होने जा रहा है। अब इसमें हमारा देसी ISRR विरूपाक्षा लगाया जा रहा है, जिसे डीआरडीओ ने तैयार किया। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या Su-30 MKI की मौजूदा पावर सिस्टम में इतनी ताकत है कि वो इस हाईटेक रडार को सपोर्ट कर सके? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों Su-30 MKI की अगर पावर की बात की जाए तो ये फाइटर जेट 2 AL-31 FP इंजनों से चलता है और इन दोनों को मिलाकर कुल मिलती है करीबन 110 किलोवाट की बिजली। लेकिन इसमें से पूरा हिस्सा रडार और सेंसर्स को नहीं जाता, बल्कि एवियोनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन सिस्टम के लिए भी जाता है, जो लगभग 33 से 44 किलोवाट का पावर होती है। हालांकि यहाँ पर विरूपाक्ष ISRR कितनी बिजली की खपत करेगा, ये बात भी सामने आई है। दरअसल दोस्तों विरूपाक्ष की अगर बात की जाए तो इसमें 1000 से 1500 गैलियम TR मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल लेता है करीबन 10 से 15 वाट, यानी कि कुल खपत होगी लगभग 15 किलोवाट की। ऐसे में विरूपाक्ष ISRR कोई ज़्यादा पावर नहीं लेने वाला। मतलब साफ है कि Su-30 MKI की जो पावर क्षमता है वो विरूपाक्ष ISRR को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। ना इंजन बदलने की ज़रूरत है हमें, ना कोई भारी भरकम फेरबदल करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कम लागत, तेज़ी से अपग्रेड और ऑपरेशनल फ़ायदे ही हमें मिलेंगे। यानी कि आने वाले वक्त में हमारा Su-30 MKI न सिर्फ ताकतवर होगा बल्कि पूरी तरह से भारतीय तकनीक से लैस होगा। अब दोस्तों भारतीय सेना नई सोच, नई रणनीति के साथ एक नई सेना होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने लॉन्च कर दिया है नेक्स्ट जनरेशन आर्मी, यानी कि भविष्य की सेना। और इस नेक्स्ट जनरेशन आर्मी में दोस्तों रुद्र ब्रिगेड होगी, यानी कि ऑल इन वन सुपर फोर्स, जिसमें कि पैदल सेना, मैकेनाइज्ड यूनिट्स, तोपखाना, स्पेशल फोर्स और ड्रोन यूनिट्स होंगी। ये एक साथ चलेंगी, एक साथ लड़ेंगी। इसके अलावा दूसरी होगी भैरव बटालियन, जो कि स्पेशल फोर्स टच के साथ आएगी और हर यूनिट के पास होगा एक खास हथियार, यानी कि ड्रोन प्लाटून, जिसमें कि रियल टाइम निगरानी, दुश्मन की तलाश और टारगेट पर अचूक वार किया जाएगा। भैरव यूनिट लाइट, फास्ट और डेडली होगी। तीसरी होगी दिव्य अस्त्र, यानी कि मैदान में तबाही मचाने वाला तोपखाना। मतलब साफ है कि अब भारत की आर्टिलरी ही नहीं करेगी बस बमबारी, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगी, जिसमें कि लॉइटिंग म्यूनिशंस, गाइडेड स्मार्ट एम्यूनिशन, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले हथियार होंगे। और सबसे लास्ट में होगा एयर डिफेंस, जो कि आधुनिक ड्रोन्स और मिसाइल से बचाव करेगा। और ये एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से लैस होंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये केवल एक अपडेट नहीं है दोस्तों, ये कोई आप खबर मत समझिए इसे। ये एक सोच का बड़ा बदलाव है, यानी कि भारत की सेना अब भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार है, टेक्नोलॉजी के साथ, जोश के साथ और आत्मनिर्भरता के साथ। मतलब साफ है कि दोस्तों भारत की सेना अब बदल चुकी है और ये है रुद्र की गूंज, भैरव की चाल और दिव्यास्त्र की आग। वहीं दोस्तों जब आसमान में Su-35S गरजता है तो दुश्मनों को सबसे बड़ी टेंशन होती है कि क्या इसमें R-77 तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मौत है। R-77 के बारे में तो आपको पता ही होगा,
लेकिन अब रशिया इसका एक नया अवतार लेके आया है, वो है R-77M। रेंज 200 किलोमीटर तक होगी, स्पीड मैक 4 से ज़्यादा होगी और इसमें ISR रडार सीकर होगा। और रशिया ने अपने Su-35S फाइटर जेट पर इसे तैनात भी करना शुरू कर दिया। ये मिसाइल आमतौर पर इंजन इनटेक डक्ट्स के नीचे लगे पाइपलाइन पर 2 की संख्या में लगाई जाती है और साथ में विंग टिप्स पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स। मतलब साफ है कि अगर दुश्मन हवा में दिखा तो उसका बचना नामुमकिन है। R-77 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये है रशिया की आसमानी बढ़त का ऐलान। और ISR रडार सीकर के साथ ये मिसाइल दुश्मन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी पहचान सकती है और हवा में खत्म कर सकती है। और बियॉन्ड विजुअल रेंज युद्ध का असली मास्टर ये मिसाइल मानी जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि भारत के पास Su-30 MKI या तेजस जैसे फाइटर जेट विमान है, तो क्या उसमें ऐसे एडवांस मिसाइल सिस्टम की जरूरत है? क्योंकि भविष्य की लड़ाई अब 200 किलोमीटर दूर से ही शुरू होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अब और मजबूत होने वाला है, क्योंकि अब अतुल्य आ गया है। अतुल्य के लिए 1640 करोड़ रुपए का एक मेगा ऑर्डर बेल को मिला है और ये मेड इन इंडिया फायर कंट्रोल रडार सिस्टम है। अतुल्य की बात की जाए तो ये 24 घंटे 7 दिन एयर थ्रेट डिटेक्शन दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान में कर सकता है। इसके अलावा ये टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और इंगेजमेंट सब कुछ एक साथ कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से ये लैस है, यानी कि दुश्मन की जैमिंग को नाकाम कर सकता है। एयर डिफेंस गन्स को बिल्कुल रियल टाइम फायर कंट्रोल फीड देगा। इसे तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन है। युद्ध के मैदान में इंस्टेंट एक्शन रेडी इसे कहा जा सकता है और एक साथ 2 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को ये कंट्रोल कर सकता है, यानी एक नहीं डबल तबाही का मास्टरमाइंड है ये। अतुल्य दोस्तों दुश्मनों के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों के अलावा लो ऑब्जर्वर स्टेल्थ थ्रेट्स को भी ढूंढ सकता है। मतलब साफ है कि अतुल्य की नजरों से ये बच नहीं सकते। वही दोस्तों इंडोनेशिया और तुर्की के बीच एक ऐसा सौदा हुआ है जिससे कि पूरी दुनिया भी चौंक गई है। दरअसल इंडोनेशिया ने तुर्की से 48 यानी कि 48 कान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और ये डील पूरे $10 बिलियन की है। कान की ये पहली एक्सपोर्ट डील मानी जा रही है और सबसे मजे की बात यह है कि अभी इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान तक नहीं भर पा रहा है। मतलब है कि उड़ान से पहले ही इसे मार्केट मिल गई है। इस डील में दोस्तों ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडोनेशिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, 10 साल की डिलीवरी टाइमलाइन जो कि 2030 से शुरू होगी, इंजीनियरिंग, कोऑपरेशन और उत्पादन सहयोग किया जाएगा। तो फिलहाल इतने देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।